जय हिंद साथियों, आप सभी का अफरोजीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हमारी संविधान की प्रस्तावना का दूसरी क्लास है। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है पढ़ चुके हैं और प्रस्तावना के तत्व की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में सत्ता का स्रोत और सत्ता का स्वरूप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके बाद इस क्लास में आने वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग निम्नलिखित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला, सत्ता का उद्देश्य। दूसरा, प्रस्तावना की आलोचना। तीसरा, प्रस्तावना का महत्व। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ चुका है सत्ता का स्रोत और सत्ता का स्वरूप। आज हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का रहेगा सत्ता का उद्देश्य। आइए पढ़ते हैं सत्ता का उद्देश्य क्या है। सत्ता के उद्देश्य के अंतर्गत पहला है हमारा क्या है, न्याय। यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की घोषणा की गई है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय। ये देखिए, सामाजिक मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यानी प्रस्तावना नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देने की घोषणा करता है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। आइए जानते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म या अन्य आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो। जिस एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत, समान अवसर, आरक्षण की व्यवस्था, ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? हर व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने का उचित अवसर मिले तथा धन और संसाधनों का अत्यधिक असमान वितरण ना हो, यानी किसी का शोषण ना हो। उदाहरण के रूप में समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक फीमेल है और कोई एक मेल है, दोनों अगर समान कार्य करते हैं तो उस समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ऐसा ना है कि फीमेल को कम दिया जाए, मेल को ज़्यादा दिया जाए। और दूसरा न्यूनतम मजदूरी, यानी एक कार्य के लिए एक मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना, यानी गरीबों के लिए सरकार क्या करे, कल्याणकारी योजना लाए, तरह तरह की योजना लाए जिससे गरीब अपने जो गरीब रेखा से ऊपर आ सके। राजनीतिक न्याय, हर नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अधिकार मिले, सभी को बिना भेदभाव मतदान करने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने का अवसर मिले। उदाहरण के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार हो। ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। विचार का अर्थ मन होता है चिंतन करना या मनन करना। ये क्या होता है? ये आंतरिक या मानसिक कार्य है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार को प्रकट करना, माने
एक्सप्रेशन माने विचार को, आप जो भी आपका विचार है उसको एक्सप्रेस करना, ये क्या होता है, वह कार्य होता है। विश्वास, विश्वास माने होता है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना या नहीं करना। धर्म, धर्म यानी किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, यानी धर्म माने किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, यह धर्म का सैद्धांतिक रूप के अंतर्गत आता है। उपासना का मतलब होता है रिलीजन की उपासना पद्धति का पालन करना। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसकी जो भी सिद्धांत है आप उसको क्या फॉलो करना, ये क्या उपासना के अंतर्गत आता है। इसका स्वरूप कैसा होता है, व्यवहारिक होता है। समानता, समानता संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। पहला प्रतिष्ठा की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और दूसरा अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समानता के दो रूप है संविधान की प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ क्या होता है, समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि से निर्धारित नहीं होगा, आदि से निर्धारित नहीं होगा। व्यक्ति की जातियों, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को हीन या श्रेष्ठ नहीं समझा जाएगा, न ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाएगा, सभी व्यक्ति को समान माने जाएंगे। अवसर की समानता का अर्थ क्या होता है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के समान अवसर प्राप्त होंगे। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यह लिखा हुआ है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आइए उद्देश्य का चौथा पॉइंट देखते हैं। क्या है, व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्रदान करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा के अनुसार जीवन जीने देना। एकता और अखंडता देखते हैं, एकता और अखंडता। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, इसका अर्थ नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित होना। अखंडता, अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जिसका अर्थ भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो। अब बंधुता, बंधुता, बंधुता का अर्थ होता है भारत देश का निवासी होने के कारण हम सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। बंधुता माने व्यक्ति के स्तर पर होता है, जबकि एकता क्या होता है, समूह के स्तर पर होता है। यानी बंधुता छोटा होता है एकता के रूप में। एकता एक सैद्धांतिक विचार है, जबकि बंधुता एक क्या है, व्यवहारिक विचार है। आइए हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने उद्देश्य देख लिया कि प्रस्तावना में जो उद्देश्य लिखा गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता। आइए देखते हैं प्रस्तावना की आलोचना। आलोचना, प्रस्तावना की आलोचना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है यानी नॉन इन्फोर्सेबल है, जिसके कारण आलोचकों ने प्रस्तावना की जो तुलना दंतविहीन व्याघ्र यानी टीथलेस टाइगर से की है। अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है प्रस्तावना केवल एक निर्देश के रूप में है और इसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, यानी सरकार बाउंडेड नहीं है जिसे लागू करे। सर्वोच्च न्यायालय ने मदन गोपाल केस 1957 में प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय यानी नॉन इन्फोर्सेबल घोषित किया था। आइए जान लेते हैं अपरिवर्तनीय और परिवर्तन में अंतर क्या होता है। एक होता है प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय जिसे हम कहते हैं इन्फोर्सेबल, और दूसरा होता है पहले मैं ये बोर्ड क्लियर कर दूं। हाँ, अब देखिए एक होता है प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय जिसे कहते हैं इनफोर्सेबल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनफोर्सेबल। और एक वर्ड होता है
अप्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय, जिसे कहते हैं नॉन इन्फोर्सेबल। ये जो प्रवर्तनीय होता है ये क्या होता है, वाद योग्य। क्या होता है ये, वाद योग्य, यानी ये क्या है, न्याय योग्य। यानी क्या है, ये न्याय योग्य है। यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है, इन्फोर्सेबल, यानी न्याय योग्य है। यानी हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं न्याय के लिए। लेकिन प्रस्तावना में जो बात कही गई है, अगर सरकार उसे फुलफिल ना करे तो उसके विरुद्ध हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना को क्या कहा गया है, एक अप्रवर्तनीय घोषित किया गया है। यानी क्या, ये क्या है, गैर न्याय योग्य। क्या है ये, गैर न्याय योग्य। प्रस्तावना क्या है कि गैर न्याय योग्य है, यानी नॉन इन्फोर्सेबल है। तो ये क्लियर हो गया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है यानी इन्फोर्सेबल है, और जो हमारा प्रस्तावना है क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल है यानी अप्रवर्तनीय है। आलोचकों के अनुसार भारत की संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना की जो संकल्पना अमेरिका के संविधान से की है, और प्रस्तावना की जो विषय वस्तु भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। यानी आलोचक जो भी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचक है, वो कहते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने, यानी जो संविधान बनाने वालों ने जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से कॉपी किया है। और जो प्रस्तावना में जो भी कंटेंट है, विषय वस्तु भाषा शैली, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अतः भारत के संविधान निर्माताओं ने कोई मौलिक कार्य नहीं किया है। अब प्रस्तावना में क्या है, कहते हैं कि वो मौलिकता का अभाव है। ये क्या, उसमें मौलिकता का अभाव है। और दूसरी तरफ देखा जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का अर्थ क्या स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण आलोचक ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है, अस्पष्टता है। मैंने इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है। ये हम आलोचकों का कहना है। आइए देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व। के.एम. मुंशी के अनुसार, के.एम. मुंशी कौन थे, संविधान सभा के सदस्य थे। ये कौन थे, गुजरात, कहाँ से थे, गुजरात से थे। के.एम. मुंशी का पूरा नाम था, के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मनिकालाल मुंशी। ये एक क्या थे, साहित्यकार थे। कहाँ थे ये, संविधान सभा के सदस्य भी थे। के.एम. मुंशी ये कहाँ से थे, ये थे गुजरात से। कहाँ से थे ये, गुजरात से थे। और ये एक साहित्यकार थे। क्या थे, साहित्यकार थे। इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्म पत्री यानी कुंडली है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। यानी क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली है। यानी इसने कहा कि प्रस्तावना जो है ये क्या है, राजनीतिक जन्म पत्री या कुंडली है। और उसके बाद देखते हैं न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर के अनुसार, न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस जो थे गजेंद्र गटकर के अनुसार, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती है, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क को समझने की क्या है, कुंजी है। इसका अर्थ यह है कि प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है तथा प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की। अतः प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान की व्याख्या की जाएगी, और यदि कहीं भी संविधान में अस्पष्टता पाई जाती है यानी क्लियरिटी नहीं पाई जाती है तो उसे प्रस्तावना की सहायता से दूर किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का एक व्याख्या करने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। यानी कहने का मतलब है कहीं भी संविधान में
अस्पष्टता पाई जाती है तो उसको दूर करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा, यह कहना है चीफ जस्टिस गजेंद्र गटकर का। एक ब्रिटिश दार्शनिक है जिसका नाम है ऑर्नेस्ट बाकर ने भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान के क्या कहा है, कुंजी कहा है। क्या कहा है, कुंजी कहना है। बाकर के अनुसार उनकी एक पुस्तक है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के सहारे, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के सारे जो आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। ये और जो व्यक्ति उनकी पुस्तक को ठीक से समझना चाहता है उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। बहुत बड़ी बात उसने कहा है कि उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को उनकी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है तो सबसे पहले वो जाके भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़े, क्योंकि उसमें जो चीज जितनी बातें लिखी गई है तो वो तभी उसको समझ में आएगी कि उसके बुक में क्या क्या लिखी गई है। एक थे ठाकुर दास भार्गव जो संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने क्या कहा, ठाकुर दास भार्गव ने जो प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। लेकिन देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, अनुच्छेद 32 क्या अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा। क्यों अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 यानी आपका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आपसे छीना जाता है तो आप क्या करते हैं, उसके विरुद्ध डायरेक्ट आप क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या कहते हैं कि आपका मौलिक अधिकार छीना जाए तो जिसके तहत आप डायरेक्ट क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते, उच्चतम न्यायालय जा सकते। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन ठाकुर दास भार्गव के अनुसार क्या, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है और प्रस्तावना में साथ ही प्रस्तावना में संविधान स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श की झलक भी मिलती है। एक और एक विद्वान थे, वकील थे, नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। क्या, संविधान का परिचय पत्र। वकील थे पालकीवाला, उन्होंने कहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। सबसे पहला ये प्रश्न उठता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। पहला प्रश्न, संविधान का अंग है या नहीं। दूसरा, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना में कोई संशोधन किया जा सकता है या नहीं। संशोधन किया जा सकता है या नहीं, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 368, संविधान का अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो हमें कौन सा बताता है, अनुच्छेद 368 बताता है। आइए जानते हैं, प्रस्तावना की संशोधितता के बारे में दो प्रकार के विचार प्रचलित है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसके लिए दो प्रकार के विचार क्या है, प्रचलित है ना। विश्व में कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं को सोच को दिखाती है, यानी विश्व में कुछ विद्वान ये मानते हैं जो प्रस्तावना है तो संविधान निर्माताओं के क्या सोच के को दिखाती है, ये बताती है, अतः प्रस्तावना को संशोधन करना उचित नहीं होगा। लेकिन भारत में बेरूबड़ी विवाद 1960 ईस्वी में, एक बेरूबड़ी विवाद हुआ 1960 ईस्वी में, न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने इसी मत का समर्थन किया और प्रस्तावना को क्या कहा, असंशोधनीय बताया, यानी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के सोच को दिखाती है या दर्शाता है। लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में, एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया केशवानंद भारती केस,
1973 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत क्या किया, प्रवर्तित कर दिया। यानी जो पहले जो डिसीजन दिया गया था न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना असंशोधनीय है, तो फिर 1973 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत प्रवर्तित करके क्या निर्धारित किया, कहा कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केशवानंद भारती में प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया। पहला कहा गया कि ये क्या है, ये कहा गया कि संविधान का अंग है। क्या है, पहला क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, ये संविधान का अंग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले बेलूबुड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन जो होता है प्रस्तावना में, जो पहला क्या कहा गया कि संविधान का अंग है, दूसरा कहा कि संशोधन, जो संशोधन है वो क्या है, किया जा सकता है। तीसरा क्या कहा है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यानी कोई मूल ढांचा पाया जाता है, तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जाएगा। क्लियर है। यानी अब आपको पता चल गया कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो कहेंगे संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें मूल ढांचा पाया जाता है तो उस हिस्से को संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद LIC केस हुआ, मिर्नो मिल्स केस, SR बॉम्बे केस में भी केशवानंद भारती केस के निर्णय को सही ठहराया, अतः वर्तमान में यही निर्णय लागू है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें प्रस्तावना क्या है, संशोधनीय, उन्हें संशोधन किया जा सकता है। यदि उसमें कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस हिस्से का संशोधन नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो न्यायालय का मत सही प्रतीत होता है, क्योंकि यदि प्रस्तावना को संशोधन नहीं माना जाए, अगर उसमें संशोधन नहीं किया जाए तो इसकी गतिशीलता, प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी और लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ जा सकती है जब प्रस्तावना अप्रासंगिक हो जाएगा, माने यूजलेस हो जाएगा, तथा प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाए। ओके, अब समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना के बारे में केशवानंद भारती में क्या कहा गया। चलिए आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।